रागिनी, मैं और तुम्हारे पापा बाजार जा रहे हैं। बाथरूम में कुछ सफेद कपड़े पड़े हैं, उन्हें अच्छे से धो देना। लेकिन ठीक है, अभी धो देती हूँ सारे कपड़े। इतना बोलकर रागिनी वहां से जाने लगी, लेकिन पीछे से उसकी माँ बोली, अरे बेटा, लेकिन वहाँ पास में एक नीले रंग का दुपट्टा रखा हुआ है, वो उन सफेद कपड़ों में मत मिक्स करना, उसका रंग छूटता है। अरे चलो भाग्यवान, जल्दी चलो, ढेर सारी शॉपिंग करनी है। 1 हफ्ते बाद ही तो रागिनी की शादी है। हाँ, जल्दी करिए। इतना बोलकर उसके माँ बाप वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ रागिनी बाथरूम में पहुंची। अरे बाप रे, मेरे सारे सफेद फेवरेट सूट गंदे पड़े। पापा जी के भी सफेद वाले कुर्ते सब गंदे हो गए, सब एक साथ वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। उसने सारे सफेद कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। तभी उसकी नजर एक नीले दुपट्टे पर गई जो वहीं पर पड़ा था। ये देखो, इस दुपट्टे को मैं परसों से ढूंढ रही थी और यहाँ पड़ा हुआ है, इसे भी डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में। उसने वो नीला दुपट्टा भी वॉशिंग मशीन में डाल दिया और कपड़े धोने लगी। शाम को रागिनी के माँ बाप ढेर सारी शॉपिंग करके वापस घर आए। मम्मी, पापा, आप लोग तो ढेर सारी शॉपिंग करके आ गए, क्या ये सब? रागिनी, इसमें तुम्हारी शादी का जोड़ा है, तुम्हारे लिए मेकअप का सामान है, और भी बहुत कुछ है जो तुम अपने साथ ससुराल लेकर जाओगी। अरे वो सब बाद में देख लेना बेटा, पहले तुम ये बताओ, तुमने सारे कपड़े धो तो दिए ना? हाँ माँ, मैंने सारे कपड़े धो दिए और सूखने के लिए भी डाल दिए। कहाँ डाले, दिखाओ। माँ, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे पता है तुम कामचोर नहीं हो, लेकिन तुम हमेशा मेरी आधी बात सुनती हो, इसलिए मुझे डर लगा रहता है। चलो दिखाओ चल के हमें। चलिए। रागिनी अपने माँ बाप को छत पर ले गई, जहाँ सारे कपड़े सूख रहे थे। जिस बात का डर था वही हुआ, सारे सफेद कपड़े नीले कर दिए तूने। मम, मैंने तो सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में ही धोए हैं, नया वाला डिटर्जेंट पाउडर भी डाला था उसमें, फिर भी पता नहीं ये सारे कपड़े नीले कैसे हो गए। ये लो, फिर से तुमने आधी अधूरी बात ही सुन ली। बेटा, तुम्हारी माँ ने साफ साफ कहा था सारे सफेद कपड़े धो देना, लेकिन वहीं एक नीला दुपट्टा पड़ा है, उसे मिक्स मत करना क्योंकि उसका रंग छूटता है। पर तुमने वो बात सुनी ही नहीं। हाँ पापा, माँ कुछ कह तो रही थी पर मैं शायद सुन नहीं पाई। बेटा, ये तुम्हारी बचपन से आदत है, अपनी इस आदत को बदलो, वरना ससुराल में क्या होगा तुम्हारा। लोगों की पूरी बात सुना करो, उसके बाद काम किया करो। अरे ठीक है ना माँ, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात होगी, वैसे भी सफेद कपड़ों में नील तो लगाया ही जाता पहले, समझ लो वही कर दिया मैंने। चलो अब नीचे चलते हैं, सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है शादी को, बहुत सारी तैयारी करनी है। इस तरह 1 हफ्ते बाद शादी वाला दिन भी आ गया। मंडप पर जाने से पहले रागिनी की माँ ने उससे कहा, बेटा कम से कम पंडित जी की पूरी बात तो सुन लेना, वो जितना कहे उतना ही करना, उससे ज्यादा या उससे कम कुछ भी नहीं। माँ, आप मुझे पागल समझती हो क्या? पंडित जी जितना कहेंगे उतना ही करूंगी ना मैं। इतने में वहां पर रागिनी के पिताजी आ गए। अरे भाग्यवान, रागिनी को जल्दी से लेकर चलो, पंडित जी बुला रहे हैं, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। चलो बेटा। थोड़ी देर बाद रागिनी की शादी नीलेश नाम के लड़की के साथ होने लगी। दोनों मंडप के नीचे मौजूद थे। अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। दोनों खड़े हो गए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा ध्वजा। माँ, ये तो आगे ही नहीं बढ़ रही। अरे समदन जी, अपनी बेटी से बोलिए ना आगे बढ़े, फेरा नहीं लेना क्या? मुझे तो लगता है कोई गड़बड़ है, तभी भाभी फेरे नहीं ले रही है, कहीं शादी से पहले तो। अरे ये क्या कह रही हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं। ए रागिनी, आगे बढ़ो। माँ, आप ही ने कहा था जितना पंडित जी बोले उतना ही करना, अब पंडित जी ने तो आगे बढ़ने को नहीं कहा है। कोई बात नहीं बहन जी, बच्चों अब तुम दोनों फेरे लेना शुरू करो। इस तरह हंसी मजाक में रागिनी और नीलेश की शादी हो गई। ससुराल आने के बाद एक दिन रागिनी की सास ने उससे कहा, बहू मैंने दाल चढ़ाने को रख दी थी, उसमें नमक डाल देना। लेकिन ठीक है सासू माँ, वैसे जब मैं आ गई हूँ तो आपको दाल चढ़ाने की क्या जरूरत थी। इतना बोलकर रागिनी वहां से जाने लगी। तभी उसकी सास पीछे से बोली, अरे बहू लेकिन एक बार दाल चेक कर लेना, मुझे याद नहीं मैंने नमक डाला है कि नहीं। लेकिन तब तक तो हमारी रागिनी किचन के अंदर चली गई थी। सासू माँ बिना दाल चढ़ा दी और नमक डाला ही नहीं, कहाँ है नमक? ये रहा नमक। रागिनी ने ढेर सारा नमक दाल में डाल दिया। चलो दाल तो लगभग पक गई है, अब दूसरी तरफ चावल पकाने को रख देती हूँ, फिर आटा सान लेती हूँ। उसने दूसरे चूल्हे पर चावल पकाने को रख दिए, फिर आटा सानने लगी, उसके बाद रोटी बनाने लगी। वाह वाह वाह, कितनी गोल गोल रोटियां बन रही है आज। थोड़ी देर बाद नीलेश ऑफिस से घर लौट आया और सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। बहू, दाल में नॉर्मल पानी डाला है या समुद्र का पानी डाल दिया है? हाँ भाभी, समझ में ही नहीं आ रहा, अपने दाल में नमक डाला है या नमक में डाल। लगता है भाभी को नमक कुछ ज्यादा ही पसंद है। लेकिन इतना नमक तो कोई भी साधारण इंसान नहीं खाता।
बहू ये क्या किया तुमने? अब सासू माँ मैंने क्या किया? मैंने तो उतना ही नमक डाला जितना हर रोज डालती हूँ। तुमने दाल में नमक डालने से पहले चेक किया था? चेक क्या करना सासू माँ, आपने कहा था दाल में नमक डाल दो तो मैंने डाल दिया। तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा था, हमेशा आधी बात सुनती हो। मैंने कहा था दाल में नमक डाल दो, लेकिन एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मैं दाल में नमक डालना भूल गई हूँ। रागिनी तुम्हें माँ की पूरी बात सुननी चाहिए। सॉरी, आज की बात मैं पूरी बात सुनूंगी। ये दाल तो खाने लायक नहीं रही, फिर से बना दूं? इसके अलावा और किया भी क्या जा सकता है, वरना फिर हमें आज रात भूखा ही सोना पड़ेगा। इस तरह रागिनी ने दोबारा दाल बनाई, तब जाकर सबने खाना खाया। हाँ, इस बार दाल लग रही है स्वादिष्ट। मुझे तो अभी भी लग रहा है मेरे पेट में नमक ही नमक भरा हुआ है, वो भी सिर्फ एक ही निवाला खाने से। अब बस ताने माना बंद भी करो ना जी, हो गई ना एक बार गलती, बार बार थोड़ी ना होगी। रहने दो पायल बेटा, सुनने में गलती हो गई उससे, अब वो छोटी बच्ची थोड़ी ना है। चलो मैं तो जा रहा हूँ, अपने कमरे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल तैयार करनी है और कल बॉस को सबमिट करना है। 1 हफ्ते से मैं वो फाइल रेडी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ बेटा, तू अपनी फाइल तैयार कर, हम लोग भी जा रहे हैं सोने। इस तरह खा पीकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह नीलेश जल्दी जल्दी तैयार हुआ और रात में देर में सोने की वजह से सुबह देर में नींद खुली। रागिनी मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, नाश्ता वहीं कर लूंगा। अरे नीलेश जी, घर से खाली पेट नहीं निकलते, आप शगुन माना जाता है। ये लीजिए, बस एक लड्डू खाकर पानी पी लीजिए। अच्छा ठीक है, लाओ। नीलेश ने लड्डू खाया, जल्दी जल्दी पानी पिया और वहां से निकल गया। चलो अब मैं जाकर थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ, कपड़े भी गंदे हो गए, वो भी धो लेती हूँ। रागिनी जाकर घर का काम करने लगी। सारा काम खत्म करके दोपहर में जैसे ही वो अपने कमरे में आराम करने बैठी, वैसे ही उसके पास नीलेश का फोन आ गया। क्या बात है नीलेश जी, इतने बिजी शेड्यूल में भी आपको मेरी याद आ गई? हाँ रागिनी, याद तो तुम्हारी हमेशा आती है, लेकिन फिलहाल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए फोन किया है। वो जो रेड कलर की फाइल में रात में बना रहा था ना, वो वहीं अलमारी में छुट गई है। क्या? अच्छा अभी देखती हूँ। रागिनी ने फोन कान से हटा लिया और फाइल ढूंढने लगी, लेकिन नीलेश उधर से बोलता रहा, मैं अपने एक आदमी को भेज रहा हूँ, तुम उसे वो फाइल दे देना। इतना बोलकर नीलेश ने फोन रख दिया और उसने बेल बजाकर अपने एक एम्प्लॉय को बुला लिया। ये सर, आपने मुझे बुलाया? गौरव, जल्दी से मेरे घर चले जाओ, तुम्हारी भाभी तुम्हें एक रेड कलर की फाइल देगी, उसे जल्दी से लेकर आओ। अगर बॉस आ गए और फाइल नहीं मिली तो बहुत ताने सुनने को मिलेंगे आज। अरे आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं बस यूं गया और यूं आया। इतना बोलकर गौरव वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रागिनी ने वो फाइल ढूंढ ली। नीलेश जी बहुत परेशान लग रहे थे इस फाइल की वजह से। मैं तुरंत उन्हें ये फाइल देकर आती हूँ। रागिनी तुरंत वो फाइल लेकर अपने कमरे से बाहर निकली। बाहर उसकी सास और ननद खड़ी थी। अरे भाभी, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? अरे पायल, तुम्हारे भैया ने जो फाइल रात भर मेहनत करके बनाई वो यहीं भूल गए, मैं उन्हें देने जा रही हूँ, उनका भी फोन आया था। ठीक है बहू, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ सासू माँ। इतना बोलकर रागिनी वहां से निकल गई। तो एक तरफ नीलेश का भेजा हुआ उसका एम्प्लॉई गौरव अपनी बाइक से उसके घर की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ रागिनी ऑटो में बैठकर उसके ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। आज फिर से सर का काम कर दूंगा तो मुझे शाम को फिर से टिप देंगे, फिर मैं अपने दोस्तों को पार्टी दूंगा। रागिनी भी ऑटो में बैठकर नीलेश के बारे में ही सोचने लगी। ये सब लोग मुझे भुलक्कड़ समझते हैं ना, आज मैं नीलेश जी को फाइल देकर उनकी नजर में अच्छी बन जाऊंगी, फिर वो मुझे मूवी दिखाने ले जाएंगे। थोड़ी देर में गौरव रागिनी के घर पहुंच गया। अरे आंटी जी, भाभी जी को बुला दीजिए ना। तुम तो नीलेश के ऑफिस में काम करते हो ना, बहू से तुम्हें क्या लेना देना? अरे नीलेश सर ने मुझे एक इम्पोर्टेंट फाइल लेने के लिए भेजा है, जल्दी से बुलाइए ना भाभी को, सर ने उन्हें फोन कर दिया था। लेकिन बहू तो खुद फाइल देने चली गई। इसका मतलब भाभी ने फिर से भैया की आधी अधूरी बात सुन ली, पूरी बात सुनी नहीं होगी। ये सब क्या बोल रहे हैं आप दोनों? रुकिए, मैं अभी सर को फोन लगाता हूँ। गौरव ने तुरंत नीलेश को फोन किया। सर, मैं तो टाइम पर आपके घर पहुंच गया हूँ, लेकिन भाभी तो यहाँ आई नहीं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने में रागिनी हाफते हुए सीधा नीलेश के कैबिन में पहुंच गई फाइल लेकर। ये लीजिए नीलेश जी, मैं आपकी फाइल ले आई हूँ। अरे रागिनी, तुम ये फाइल लेकर क्यों चली आई? तुमने सुना नहीं था कि मैं अपने एक आदमी को भेज रहा हूँ, उसे फाइल दे देना। सर किससे बात कर रहे हैं आप? अब गौरव, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी भाभी खुद फाइल लेकर आ गई है। शिट, आज शाम की मेरी कमाई कट गई। अच्छा आंटी जी, चलता हूँ। गौरव गुस्से में वहां से निकल गया। इधर नीलेश ने रागिनी से वो फाइल ली और कहा, रागिनी, फिर से तुमने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा था कि मैं फाइल भूल गया हूँ, लेकिन मैं अपने एक आदमी को भेज रहा हूँ, उसे वो फाइल दे देना।
सॉरी नीलेश जी, आप इतनी हड़बड़ी में थे कि जैसे ही आपने फाइल वाली बात कही वैसे ही मैं अलमारी में ये फाइल ढूंढने लगी। मैंने फोन कान से हटा लिया था, मुझे माफ कर दीजिए। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हें ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है। रागिनी वहां से वापस आ गई, लेकिन शाम को नीलेश बहुत खुशी खुशी घर आया और अपने परिवार से बोला, मम्मी, पापा, पाल, रागिनी, वो फाइल देखकर बॉस मुझसे बहुत खुश हो गया। क्या बात कर रहे हो बेटा? हाँ पापा, उन्होंने मुझे प्रमोशन तो दिया ही साथ 2 दिन की छुट्टी भी दिया। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है, भगवान से मन्नत भी मांगी थी, इसलिए हम सब लोग पूरे परिवार के साथ 2 दिन के लिए छुट्टी पर निकल रहे हैं। क्या बात है भैया, बहुत दिनों से बाहर घूमने नहीं गए, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो आज रात ही हम लोग तैयारी कर लेते हैं। और बहू, तुम मोहल्ले की कौशल्या आंटी को जाकर बता दो कि 2 दिन तक दूध वाला नहीं। ठीक है सासू माँ, मैं समझ गई, अभी बताकर आती हूँ सबको। इतना बोलकर रागिनी वहां से जाने लगी, लेकिन उसकी सास पीछे से बोली, अरे बहू, उनसे जाकर ये बोलना कि 2 दिन तक दूध वाला हमारे घर नहीं आना चाहिए। अगर आ भी जाए तो उसे बता देना कि 2 दिन बाद ही आए हमारे घर। लेकिन तब तक रागिनी घर से बाहर जा चुकी थी। बहू की आधी अधूरी सुनने वाली आदत लगता है कभी नहीं जाएगी। अरे परेशान मत हो भाग्यवान, उसने आधी अधूरी बात ही सुनी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध वाले के बारे में ही तो बताना है, वो इतना तो समझ ही गई होगी। भाभी तो अगर खाना बना लेंगी, तब तक मैं जाकर पैकिंग कर लेती हूँ। चल, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ रागिनी मोहल्ले में कौशल्या आंटी के घर पहुंच गई। अरे कौशल्या आंटी, अब 2 दिन तक हमारे यहाँ दूध वाला नहीं आएगा। क्यों, क्या बात हो गई? ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? अरे मुझे तो सासू माँ ने बोला ये बोलने को, बोला था कौशल्या आंटी को जाकर बता देना कि हमारे घर 2 दिन दूध वाला नहीं आएगा, और आप बाकी लोगों को बता दोगी। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद बाकी लोगों को बता देती हूँ। इतना बोलकर रागिनी वहां से जाने लगी, तभी पीछे से कौशल्या बोली, अरे बहू, मेरी बात सुनो। अजीब लड़की है, लेकिन बेचारे के घर 2 दिन दूध वाला नहीं आएगा तो चाय कैसे बनेगी? कोई बात नहीं, हम मोहल्ले वाले किस दिन काम आएंगे। उसके बाद रागिनी किसी दूसरे पड़ोसी के घर पहुंच गई। अरे सुषमा आंटी, 2 दिन तक हमारे यहाँ दूध वाला नहीं आएगा, अब मैं जा रही हूँ दूसरों को बताने। अरे ये क्या बात हुई? अरे बहू रुको तो, दूध वाला क्यों नहीं? अजीब लड़की है। रागिनी तीसरे घर में पहुंच गई। अरे बिमला आंटी, 2 दिन तक हमारे यहाँ दूध वाला नहीं आएगा। तो ये बात रागिनी ने पूरे मोहल्ले को बता दी और अपने घर की तरफ वापस आने लगी। मेरी सासू माँ लगता है दिमाग से थोड़ी हिली हुई है, भला ये बात पूरे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत थी। लेकिन मैं तो एक आज्ञाकारी बहू हूँ, वो जो भी कहेंगे मुझे करना ही पड़ेगा। अगली सुबह जैसे ही नीलेश का पूरा परिवार बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही मोहल्ले की सारी औरतें अपने अपने बर्तनों में दूध लेकर वहां पहुंच गई। अरे ये क्या, आप सब लोग दूध लेकर क्यों आ गई? अरे बहन जी, आप सब लोग तैयार होकर सुबह सुबह कहाँ चल दिए? बहन जी, पहले ये बताइए, आप सब लोग इतना सारा दूध लेकर क्यों आई हैं? अरे भाई साहब, कल तुम्हारी बहू ने पूरे मोहल्ले में भाग भाग कर ये बताया कि आप लोगों के घर 2 दिन तक दूध वाला नहीं आएगा, तो हमने सोचा आपकी मदद कर देते हैं, इसीलिए पड़ोसी होने के नाते हम सब आपको दूध देने आए हैं। बहू, तुमने इन सबको ये क्यों बताया कि 2 दिन तक हमारे यहाँ दूध वाला नहीं आएगा? सासू माँ, कल शाम को आप ही ने कहा था ना कौशल्या आंटी को बता दो जाकर कि हमारे घर 2 दिन तक दूध वाला नहीं आएगा। हे भगवान, तुम अपनी आदत से कब बाज आओगी? फिर से तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने सिर्फ इतना सुना होगा कि 2 दिन तक हमारे यहाँ दूध वाला नहीं, पर उसके बाद मैंने कुछ कहा था। अच्छा, क्या कहा था आपने इसके आगे? मैंने कहा था 2 दिन तक हमारे यहाँ दूध वाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं ना। अगर दूध वाला आए तो उसे रोक लेना या पूरी बात बता देना। और ये बात सिर्फ किसी एक को बतानी थी, तुमने पूरे मोहल्ले को बता दी। तो ये बात है, तभी मैं सोचूं ये बात पूरे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत पड़ गई। अरे बहनों, बहू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दरअसल हमारी बहू को आधी अधूरी बात सुनने की आदत है, ये उसका स्वभाव बन चुका है, इसलिए आधी बात सुनी और आप लोगों को जाकर बता दी अपने हिसाब से। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, चलो बहनों। इस तरह 2 दिन बाद उनका परिवार घूम घाम कर वापस आ गया। क्या बात है, मजा आ गया घूमकर। ऐसी छुट्टियां तो हमें साल में 10-12 बार मिलनी ही चाहिए। हाँ बेटा, फिलहाल बहुत थकावट लग रही है, चाय पीने का मन हो रहा है। ठीक है सासू माँ, आप लोग बैठी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इस तरह एक बार फिर से उन सबकी दिनचर्या चलने लगी। नीलेश फिर से काम पर जाने लगा। फिर एक रोज दोपहर में रागिनी अपने कमरे में टीवी में न्यूज देख रही थी। दोस्तों, देश में आलू की बहुत बड़ी किल्लत आ चुकी है। आलू की खेती इस बार अच्छी नहीं हुई, लेकिन इतना सुनते ही रागिनी ने टीवी बंद कर दी। हे भगवान, इसका मतलब अब आलू महंगी हो जाएंगी। महंगी तो छोड़ो, आलू मिलना ही मुश्किल हो जाएगा।
बिना आलू के तो हमारे भारत का किचन ही अधूरा है। मेरे ससुराल वाले मुझे बेवकूफ समझते ना। अब देखना, मैं ऐसा काम करूंगी कि सब लोग मेरी वाहवाही करेंगे। उसी शाम रागिनी 50 किलो आलू एक टेम्पो में भरवा कर अपने घर ले आई। हाँ भैया, ये सारे आलू घर के अंदर पहुंचा दो। ठीक है मैडम। उस आदमी ने सारे आलू घर के अंदर रख दिए और चला गया। तभी वहां पर सारे ससुराल वाले पहुंच गए। रागिनी, क्या है ये सब? नीलेश जी, मैंने टीवी पर देखा कि आलू की कमी होने वाली है हमारे देश में। सारे किसान और व्यापारी परेशान होने वाला है। हो सकता है आने वाले समय में किसी को आलू मिले ही ना, तो मैंने 50 किलो आलू पहले से मंगवा कर रख लिए। ये लो, लगता है बहू ने वो न्यूज भी आधी अधूरी सुनी होगी। सासू माँ, भले ही वो न्यूज मैंने आधी अधूरी सुनी हो, लेकिन मैंने क्लियरली सुना था हमारे देश में आलू की किल्लत होने वाली है। रुक जाओ रागिनी, वो खबर मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूँ। नीलेश ने टीवी पर वो न्यूज चालू कर दी और सारे लोग देखने लगे। दोस्तों, हमारे देश में आलू की बहुत बड़ी किल्लत आने वाली है। इस बार पूरे देश में आलू की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं। सरकार ने इसका इंतजाम कर लिया है। हमारी सरकार बाहर से आलू इंपोर्ट करेगी, वो भी उसी दाम में। जिस रेट में आपको आलू पहले मिलता था, उसी रेट में आपको आलू आगे भी मिलता रहेगा, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं। सुना तुमने? अब 50 किलो आलू का क्या करोगी? हमारे पास स्टोर रूम तो है नहीं, कुछ ही दिनों बाद ये आलू सड़ने लगेंगे। मैंने तो इस घर की भलाई के लिए सोचा था, अब आप लोग ही बताइए क्या करूं। गलती तुम्हारी है तो इसका पश्चाताप भी अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऐसा करो, इस आलू की चिप्स बनाओ और बाहर जाकर बेचो, कुछ पैसे भी कमा लोगी और तुम्हें सबक भी मिल जाएगा। उसके बाद पूरी बात सुना करोगी तुम। उस दिन के बाद रागिनी उस आलू की चिप्स बनाने लगी। चिप्स बनाकर वो सबसे पहले मोहल्ले में ही बेचने चली गई। कौशल्या आंटी, ये चिप्स मैंने अपने हाथों से बनाया है, लीजिए ना, मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। कहीं फिर से तुमने किसी की आधी अधूरी बात सुनकर तो ये बिजनेस शुरू नहीं कर दिया? पक्का ये चिप्स बेचने ही आई हो या कुछ और करना है? आंटी, आप मुझे ताने मार रही हो ना, मैंने सच में ये चिप्स बनाया है, खरीद लीजिए ना। अच्छा ठीक है बहू, तुमने अपने हाथ से बनाया तो मैं ये चिप्स जरूर खरीदूंगी। कौशल्या आंटी ने चिप्स ले लिए। ये लो बहू, अपनी मेहनत की पहली कमाई। थैंक यू आंटी। अब मैं जा रही हूँ सुषमा आंटी के घर। इस तरह रागिनी दिन भर चिप्स बेचती रही। चिप्स बेचते बेचते शाम तक वो बुरी तरह थक गई। थक हार कर घर आई। चिप्स बेचते बेचते मेरी तो हालत खराब हो गई। ये सब आधी अधूरी बात सुनने का ही परिणाम है। तभी वहां पर सारे घर वाले आ गए। क्या हुआ बहू, अब समझ में आया कि आधी अधूरी बात सुनने का क्या परिणाम होता है? जब खुद पर बीती तब पता चला, सोचो हम पर क्या बीती होगी। हाँ सासू माँ, आप सही कह रही हैं। आज के बाद मैं अपना ये स्वभाव बदल के रहूंगी। जब तक पूरी बात नहीं सुन लूंगी कोई काम नहीं करूंगी। चलो, अंत भला तो सब भला, आखिरकार बहू सुधर ही गई। लेकिन अगले दिन रागिनी अपनी सास का कमरा साफ करने चली गई। उसकी सास लेटी हुई थी। क्या बात है बहू, आज तुम मेरे कमरे की सफाई करने आ गई? हाँ सासू माँ, आपकी वजह से ही मेरा स्वभाव बदल पाया है, इसलिए सोचा थोड़ी आपकी सेवा कर दूं। अच्छा ठीक है, पहले पंखा बंद कर दो। लेकिन जैसे ही उसकी सास ने ये बोला, वैसे ही रागिनी ने पहला स्विच बंद कर दिया, जिससे पूरे घर की लाइट चली गई। अरे बहू, ये क्या किया? फिर से तुमने मेरी अधूरी बात सुन ली। मैंने कहा था पंखा बंद कर दो, लेकिन दूसरा स्विच ऑफ करना, पहला नहीं, क्योंकि पहला मेन स्विच है। पूरे घर की लाइट चली गई। तभी अंधेरे में उसकी ससुर जी वहां आए। अरे क्या हुआ? पूरे घर की लाइट कैसे चली गई? मैं अच्छा खासा मैच देख रहा था, टीवी बंद हो गई। उसकी सास उठी और स्विच ऑन कर दिया, जिससे लाइट फिर से आ गई। तभी वहां पायल और नीलेश भी आ गए। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक बार इंसान का जो स्वभाव बन जाता है वो इतनी जल्दी बदलता नहीं है।